किसी ने बड़ा कमाल लिखा है कि मुझे परखने में पूरी ज़िंदगी लगा दी उसने, काश कुछ वक्त समझने में लगाया होता। नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक जो नया टॉपिक जोड़ा है, या यूँ कहें कि नई जो यूनिट जोड़ी है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, उसके अंदर एक टॉपिक जोड़ा है सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता। सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, इस कंप्लीट टॉपिक को इस वीडियो के अंदर समझेंगे और क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ सवाल बन सकते हैं, वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। बाकी जो अपनी सामाजिक की टेस्ट सीरीज चल रही है, रोज़ शाम को 8 बजे अपलोड हो जाता है वीडियो। जैसे ही क्रम आएगा इस यूनिट का, यहाँ से जो प्रश्नोत्तर है वैकल्पिक वो बना दिए जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदिगणेश हिंदी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो नए बिंदु जोड़े हैं उनकी PDF समय समय पर उपलब्ध करवाता रहता हूं। प्रारंभ करते हैं सहकारिता। सबसे पहले सहकारिता को देखेंगे, उसके बाद में उपभोक्ता जागरूकता को। समझिए कि सहकारिता है क्या। तो साथियों, सहकारिता दो शब्दों सह धनकारिता के मेल से बना है, जिसमें सह से आशय यहाँ पर है मिलजुल कर या साथ साथ, तथा कारिता का जो अर्थ है वो है कार्य करना। यानी कि इस प्रकार इसका मतलब क्या हो गया कि मिलजुल कर साथ साथ काम करना ही क्या है, सहकारिता है। ये बात आप खोपड़ी में बिठा लीजिए सीधी सी। और यह एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता यानी मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसके अंदर यह एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस भावना पर आधारित है। इस भावना की ये जीवन पद्धति देखने को मिलती है, इसमें ये सिद्धांत देखने को मिलता है। वहीं H. कलवर्ट महोदय कहते हैं कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग मनुष्य के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ये कहते हैं H. कलवर्ट महोदय। अब देखते हैं, सहकारिता का मतलब समझ गए। अब सहकारी संस्थाओं के लक्षण अथवा सिद्धांत। जो भी सहकारी संस्थाएं होती है उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, वो देखते हैं। पहली बात, कमजोर लोगों द्वारा स्थापना। यानी कि सहकारी संस्थाओं की जो स्थापना है समाज के ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जिनके पास साधनों का क्या होता है, अभाव होता है, कमी होती है, साधन संपन्न नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलजुल कर अपना व्यापार करते हैं, ठीक है, थोड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं तथा अपने अतिरिक्त समय में संस्थाओं का क्या संचालन करते हैं। सामान्यतया सहकारी माफ कीजिएगा, सामान्यतया सहकारी संस्थाओं की जो स्थापना है मजदूरों, कृषकों आदि द्वारा ही की जाती है। तो कमजोर लोगों द्वारा स्थापना, ये इसका पहला लक्षण। दूसरा, व्यवसाय का होना। प्रत्येक सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय चलाना होता है। यह व्यवसाय किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे सहकारी उपभोक्ता भंडार, सहकारी बैंक, कृषि उपज विपणन, सहकारी समिति आदि। तीसरी बात आती है इसमें प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था। सहकारी संगठन का प्रबंध जो है प्रजातांत्रिक पद्धति पर होता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा चुनी हुई प्रबंध समिति प्रबंध का कार्य है जो करती है, सदस्यों में से ही। इसमें एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है। सहकारी संस्था का प्रत्येक सदस्य एक ही वोट दे सकता है, चाहे उसके पास कितने ही अंश क्यों ना हो। अगला जो लक्षण है वो है ऐच्छिक सदस्यता। इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। निम्न में से सहकारिता का लक्षण नहीं है, ये सारे लक्षण दे दे और उन्हें एक अलग दे दे, तो ये लक्षण है जो आपको समझने याद करने आवश्यक है। ऐच्छिक सदस्यता, सहकारी समिति में व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल होते हैं। इसके सदस्य बनने हेतु समिति के अंश खरीदना आवश्यक होता है, सामान्य सा। इसी प्रकार सदस्य जब चाहे स्वेच्छा से संस्था से अलग भी हो सकता है। अगला लक्षण देखिए, सामान्य हितों की रक्षा। सहकारिता का जो मूल मंत्र है एक के लिए सब और सब के लिए एक। सहकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना होता है, सेवा करना होता है। सहकारी समिति अपने सदस्यों को सस्ता माल देती है
आवश्यकता के समय सदस्यों को ऋण देती है तथा अनेक प्रकार से उनके हितों की जो रक्षा करती है। पारस्परिक सहयोग। सहकारी संस्थाओं में छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वे सब सामूहिक रूप में पूंजी प्रदान करते हैं तथा मिलजुल कर व्यक्तिगत स्वार्थ से परे सामूहिक हित में कार्य करते हैं। लाभ की भावना नहीं, ठीक है, ये भी एक लक्षण है। सहकारिता केवल व्यापार नहीं है बल्कि व्यापार एवं सेवा भावना का मिश्रण है। व्यापार तो हो ही रहा है लेकिन सेवा भावना भी उसमें समाहित है। सहकारी संस्थाएं लाभ कमाने के दृष्टिकोण से स्थापित नहीं की जाती है और न ही इनका उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। ये संस्थाएं तो अपने सदस्यों व समाज को शोषण से बचाने तथा उनके अधिकतम कल्याण के लिए बनाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को फायदा पहुंचे, उनकी मदद हो पाए, इस हेतु सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाती है मिलकर। मध्यस्थों का अंत, जो बिचौलिए होते हैं ना, उनका अंत हो जाता है इसका वजह से। सहकारी संस्थाएं सीधे उत्पादकों से माल खरीदकर ग्राहकों को बेच देती है। इससे जो मध्यस्थ होते हैं उनका अंत हो जाता है एवं ग्राहकों का कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। अब सहकारी संस्था की स्थापना विधि ये देख लेते हैं कैसे क्या होता है, क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर समाहित होती है। भारत में देखिए आगे कि भारत में सहकारी संस्थाओं की स्थापना भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अधीन होती है। कुछ राज्यों के अपने स्वयं के सहकारिता अधिनियम भी होते हैं। सहकारी संस्था या समिति की स्थापना विधि निम्नानुसार है। क्या क्या कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर वो देख लेते हैं हम। न्यूनतम सदस्य संख्या। एक सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये व्यक्ति वयस्क होने चाहिए तथा उनमें अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए, मैनेज करने की। उपनियमों की स्वीकृति। सहकारी संस्था के दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए संस्था के सदस्यों द्वारा उपनियमों का निर्माण करना भी जरूरी होता है कि ये अपने सब पॉइंट होंगे। इन उपनियमों के अंतर्गत समिति का नाम भी आ जाता है। सदस्यता संबंधी नियम आ गए। सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे वो चीज़ें आ गई। पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होगा, प्रबंध व्यवस्था कैसे क्या चलेगी, पूंजी आदि से संबंधित सारे के सारे नियमों का सविस्तार वर्णन रहता है। इन उपनियमों पर कम से कम 10 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा आदर्श उपनियम बनाए गए हैं जो इनके लिए ऐच्छिक होते हैं। न्यूनतम पूंजी बैंक में जमा कराना। संस्था की स्थापना के इच्छुक सदस्य संस्था के अंश खरीदकर पूंजी प्रदान करते हैं। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी राशि को किसी सहकारी बैंक में प्रस्तावित समिति के नाम से जमा कराना आवश्यक होता है। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र जमा कराना। साथियों, हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो रही, लेकिन ये टॉपिक है जो जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र जमा कराना। सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत सहकारी संस्था का पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में वह अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। अगर ऐसे चला रहे हैं संस्था चला सकते, लेकिन सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि पंजीयन नहीं हो जाता। और प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज नियुक्त रहता है और प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र के साथ उपनियम की 2 प्रतियां भेजनी पड़ती है। इन उपनियमों की जांच के बाद यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो संस्था को पंजीयन प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और उसी दिन से संस्था की स्थापना हो जाती है। प्रमाण पत्र के साथ उपनियमों की एक प्रमाणित प्रति भी संस्था को लौटा दी जाती है। पंजीयन शुल्क से मुक्ति। सहकारी समितियों को पंजीयन कराने हेतु कोई पंजीयन शुल्क जो नहीं देना पड़ता है। पदाधिकारियों का चुनाव। सहकारी समिति का पंजीयन हो जाने के बाद में क्या होता है कि संस्था के सदस्यों की एक साधारण सभा बुलाई जाती है जिसमें समिति का व्यवसाय चलाने हेतु नियमानुसार पदाधिकारियों का चुनाव है जो किया जाता है। इस सभा की सूचना रजिस्ट्रार को भी भेजनी चाहिए। यदि वह आवश्यक समझता है तो सभा की निष्पक्ष कार्यवाही के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो सभा को मार्गदर्शन देने का कार्य है जो करता है। नए सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं तो सहकारी जो संस्था होती है उसकी स्थापना के बाद संस्था अपने अंश बेचकर नए व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है और पूंजी एकत्रित कर सकती है। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व और उनके द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी तक सीमित रहता है। अब हम देखते हैं सहकारी समिति के गुण और उसके बाद में आ जाएगा अपना
टॉपिक है जो इसका अगला पार्ट उपभोक्ता जागरूकता, वहाँ से भी फैक्चुअल प्रश्न है जो बनेंगे। तो सहकारी समिति ऐसा संगठन है जो व्यापार के लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर मानव सेवा को अधिक महत्व देता है। यहाँ से भी व्यवहारिक सवाल बन सकता है। इस व्यावसायिक संगठन के गुण है जो निम्नलिखित है। सहकारी समिति के गुण क्या क्या हैं देख लीजिए। इसकी स्थापना आसानी से की जा सकती है। पहला, इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है कि निम्न में से सहकारिता समिति के गुण नहीं है। निम्न में से सहकारिता समिति का गुण नहीं है। 3 इसके गुण दे दिए, 1 इसका अवगुण दे दिया, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको याद होनी जरूरी है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, स्थापना आसानी से की जा सकती है, इसमें सामान्य व्यक्ति आसानी से सदस्य बन सकता है और इसे शासन से समय समय पर सहायता भी प्राप्त होती है और इसके सदस्यों को कर में छूट है जो प्राप्त होती है। कुछ दोष भी हैं इसके 3-4, वो देख लेते हैं। इसकी पूंजी सीमित होती है, इसके सदस्यों में प्रबंध की योग्यता की कमी होती है, इस संगठन में भ्रष्टाचार अधिक होता है, भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है, समिति के सदस्यों में प्रेरणा का अभाव रहता है और समिति के सदस्य कार्य के प्रति दिलचस्पी कम दिखाने लग जाते हैं एक समय बाद। ये तो हुआ अपना सहकारिता। अब बात करते हैं हम उपभोक्ता का अर्थ एवं परिभाषा और उपभोक्ता से जुड़ा हुआ कैसे क्या सवाल बन सकता है उनकी बात करते हैं। तो जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है अर्थात लाभ लेता है तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। आपने खरीद कर कोई चीज़ खरीदी और उसका आप उपयोग कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, तो आप उपभोक्ता हो गए। और उपभोक्ता अधिनियम 1986, याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में सेवा के बदले भुगतान करने वाला, आंशिक भुगतान का वचन देने वाला या विलंबित भुगतान करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता माना गया है साहब। आगे देखिए, उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार व्यक्ति शब्द में सम्मिलित है क्या? पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्था, व्यक्तियों का समूह, ये सारे के सारे। अब उपभोक्ता शोषण के कारण, निम्न में से उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है, इस तरीके से सवाल बन गया तो व्यवहारिक सवाल है, लेकिन उसकी समझ आपकी खोपड़ी में विकसित होना आवश्यक है। तो उपभोक्ता शोषण के कारण देखते हैं। तो जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल भुगतान पर लेने या भाड़े पर लेने पर क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ सुविधा प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। पैसे भी दे दिया आपने और जो पैसे के बदले जो अगले ने कहा था कि ये चीज़ें मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आपका शोषण हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार ये हो गया। आगे देखते हैं, उपभोक्ता का यह शोषण वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा में, शुद्धता को लेकर तथा मानक पर ध्यान दिए बिना खरीदने, सही वस्तु या सेवा का चयन न करने, वस्तु या सेवा की पूर्ण जानकारी न होने की वजह से भी, प्रचार व विश्वास कर लेने की वजह से, खरीदी वस्तु की रसीद, बिल, क्रय संविदा न लेने, उपभोक्ता का अशिक्षित होने आदि कारण से उसका शोषण है जो हो सकता है। अब शोषण के प्रकार देख लीजिए आप। तो उपभोक्ता शोषण को 2 वर्गों में बांटा गया, माल वस्तु के रूप में शोषण हो गया और दूसरा सेवा के रूप में शोषण। पहला माल वस्तु के रूप में शोषण हो जाता है और दूसरा सेवा के रूप में शोषण। देखिए, माल या वस्तु के रूप में शोषण किस प्रकार से हो सकता है उपभोक्ता का? तो माल वस्तु शोषण में तौल में हो गया उसका शोषण, मात्रा में, वजन में तथा माप में कमी, किस्म का गलत होना, मिलावट होना, अधिक मूल्य वसूल कर लेना, वस्तु असुरक्षित होना, क्षमता व गुणवत्ता में कमी, वस्तु के दोषों को छिपा देना और फिर बेच देना कि ये बढ़िया माल है साहब, कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर अधिक मूल्य पर माल खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर करना ही, ये इसके अंदर माल वस्तु शोषण के अंतर्गत आता है। अगर हम सेवा शोषण की बात करें तो इसमें सेवा का असुरक्षित व दोषपूर्ण होना, सुविधा के द्वारा लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, कि मोबाइल ले जा, 1 साल की वारंटी है, आगे गया तो कोई वारंटी नहीं, हमने तो कहा ही नहीं था। तो सुविधा के द्वारा लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, गुणवत्ता युक्त संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना, ये सेवा शोषण के अंतर्गत दूसरे प्रकार में आता है। अब उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार है साहब? शोषण तो हो गया उसका, अब उसको अधिकार क्या है कि उन शोषण के बदले में वो क्या कर सकता है, क्या एफर्ट लगा सकता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम
1930 से शुरू माना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण का जो क्षेत्र है माल विक्रय अधिनियम 1930 से शुरू माना जाता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 पारित किया गया था। इसके बाद 1956 पारित किया गया था और उपभोक्ता अधिनियम 1986 की धारा 6 में 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो कि ये जो अधिकार दिए गए इनमें से किस धारा या किस अधिनियम के तहत दिए गए, तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला अधिकार दिया गया परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। सूचना का अधिकार है उसे पूरा कि क्या कुछ है इसके अंदर, पूरी बताओ, हमें डिटेल दो। माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार दिए गए। अब अधिकार तो दे दिए साहब अधिनियम के तहत धारा 6 के अंतर्गत, लेकिन उपभोक्ता के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। अब क्या कर्तव्य होने चाहिए उसके, तो उपभोक्ता को शोषण से बचने हेतु, शोषण से ध्यान रहोगे, कर्तव्यों का पालन करोगे, सतर्क रहोगे तो ही बच सकते हो। तो उपभोक्ता को शोषण से बचने हेतु जो क्रय की गई वस्तु है, वस्तु सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, बिल, क्रय सुविधा आवश्यक रूप से प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी खरीद रहे हो चीज़ तो उसका बिल वगैरह, रसीद वगैरह आपको लेना चाहिए। आपका कर्तव्य आपके भविष्य में काम आ सकती है अगर माल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो। वस्तु की पूर्ण जानकारी, गुणवत्ता चिन्ह देख कर ही खरीदना चाहिए। अब गुणवत्ता चिन्ह कौन कौन से बोलते हैं ना, टीवी में डालते हैं, ISI मार्का देख कर ही खरीदें। तो ISI मार्का, AG, ISO, FPO, ECO, ये गुणवत्ता चिन्ह देख कर ही आपको खरीदना चाहिए। और वस्तु सेवा में अगर दोष मिलने पर तुरंत विक्रेता को सूचित करना चाहिए। आपने कोई सामान खरीदा, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई तो तुरंत विक्रेता को आपको सूचित करना चाहिए कि साहब इसमें एक मामला गड़बड़ है। और शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज और प्रमाण जुटाने चाहिए। शिकायत पर ध्यान न देने पर उपभोक्ता न्यायालय या राज्य सरकार या उपभोक्ता संगठन मंच में शिकायत करनी चाहिए। आप गए दुकान पर कि इसमें ये गड़बड़ है, ये बिल रहा, अगला फिर भी ध्यान नहीं देता है कि कोई गड़बड़ नहीं, इसमें बिल्कुल सही है, हमें नहीं पता, तो आप उसके खिलाफ फिर एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन किस प्रकार से क्या ले सकते हैं वो आप देखते हैं। तो उपभोक्ता विवाद निवारण के उपाय, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। पूछ लिया जाए, सवाल बन जाए यहाँ से कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया, तो 24 दिसंबर 1986 को यह पारित हुआ था। और इसी कारण 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछ लिया जाए उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता विवाद का निस्तारण राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इनकी जो फाइनेंशियली सीमा निर्धारित की गई है वो हम आगे देखेंगे। आगे देखिए आपकी राजस्थान में राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 में पारित कर 2 स्तरीय व्यवस्था की गई, राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय। राजस्थान में ये कब पारित हुआ, 1987 में। और 2 व्यवस्था कौन सी, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय। अब देखिए उपभोक्ता विवाद जो हो गया, पंगा जो हो गया उपभोक्ता के साथ में, अब उसके निवारण का क्या उपाय है, कैसे क्या वो शिकायत कर सकता है, कैसे क्या उसका निपटारा कर सकता है। देखिए वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख से कम होने पर जिला फोरम में वो शिकायत कर सकता है। अगर 20 लाख से कम का मामला है तो कहाँ पर शिकायत करेगा, जिला फोरम पर। और 20 लाख से अधिक व 1 करोड़ से कम होने पर राज्य आयोग में वो शिकायत है जो कर सकता है। मामला 20 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का है तो राज्य में, 20 लाख से कम का है तो जिला फोरम में। तथा वस्तु या सेवा का जो मूल्य है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, अब जो खरीदारी हुई 1 करोड़ से ज़्यादा की हुई, लेन देन जो भी हुआ, तो 1 करोड़ से अधिक होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। तो 20 लाख तक जिला में, 20 से 1 करोड़ के बीच में राज्य में, और 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो फिर कहाँ पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर की जा सकती है। साथ ही साथ ये बात भी आप ध्यान में रखिए,
वाद में निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, माना कि आपने जिला फोरम पर शिकायत करी, आपकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई ठीक प्रकार से, तो आप उसके निर्णय के विरुद्ध, उसके खिलाफ आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में जा सकते हैं। और राज्य संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध आप राष्ट्रीय आयोग में भी जा सकते हैं, तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण के निर्णय के विरुद्ध भी अगर वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो उच्चतम न्यायालय में भी अपील करने का प्रावधान रखा गया है। तो साथियों, यह था अपना टॉपिक सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे क्या सवाल बन सकते हैं, सारी चीज़ें। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह भी आप लगा सकते हैं लिंक को। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।